Hello my dear students, welcome back in AS Academy Digital classes. Today I'm going to discuss about data frame and its operations and this is the part 9 video. इसके पहले मैंने पार्ट 8 तक का वीडियो आपको दे रखा है और आज 9th वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे तो चलिए मैं देखता हूँ टॉपिक को. टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बूलियन इंडेक्सिंग एंड इटरेशन. तो हम जानेंगे कि बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है और इटरेशन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं. सबसे पहले बूलियन इंडेक्सिंग कि क्या है. बूलियन इंडेक्सिंग, बूलियन का मतलब होता है बुल वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स. दैट इज कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स. और इंडेक्सिंग का मतलब होता है डेटा फ्रेम में रोज इंडेक्स. जो हम रोज को इंडेक्स नंबर असाइन करते हैं बाय डिफॉल्ट ये 0 1 2 3 4 5 होता है, बट यू कैन डिफाइन योर ओन इंडेक्स आल्सो and with the help of the index attribute of data frame method. तो आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको बताया जा रहा है बुलियन इंडेक्सिंग के बारे में. मतलब इंडेक्सिंग जो होगा वो बुलियन वैल्यूज में होगा. अब इंडेक्सिंग इन द बुलियन वैल्यूज का देखो मतलब क्या है कि दो इंडेक्सिंग वैल्यूज होंगे वो ट्रू एंड फॉल्स के सेंस में होंगे. आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज ट्रू और फॉल्स मींस डेटा फ्रेम हैविंग बुलियन वैल्यूज एज अ इंडेक्सेस. अब वो बुलियन वैल्यूज आइदर ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं और 1 और 0 हो सकते हैं. बुलियन इंडेक्सिंग अलाउज. अब क्या फैसिलिटी क्या मिलेगी आपको एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि हमें जरूरत क्या है बुलियन इंडेक्सिंग की एंड व्हाट वी विल गेट. तो बुलियन इंडेक्सिंग अलाउज यू टू डिवाइड द होल डेटा इनटू टू सबसेट्स. मतलब पूरी डेटा को दो सबसेट्स में डिवाइड कर देता है एंड द बुलियन इंडेक्सिंग डिवाइड्स द डेटा फ्रेम इनटू टू ग्रुप्स. मतलब ये क्या करेगा कि होल डेटा को दो सबसेट्स में डिवाइड कर देगा. मतलब ट्रू का एक सबसेट सेट बनेगा, एक फॉल्स का सेट बनेगा, ठीक है. एंड इट डिवाइड द डेटा फ्रेम इनटू टू ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड ट्रू रोज एंड फॉल्स रोज. तो दिस इज द एडवांटेज मींस कि अगर आप डेटा फ्रेम में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाह रहे हो, मान लो प्रेजेंट का एक अलग ग्रुप बन जाए, एब्सेंट का एक अलग ग्रुप बन जाए. किसी की इच्छा है कि वो गेम खेलना चाहता है, उसका एक अलग ग्रुप बन जाए. किसी की इच्छा है कि वो गेम नहीं खेलना चाहता, उसकी अलग इच्छा बन जाए, है ना. someone is like to take the IP as a subject in class 11th and 12th and someone don't like to take the IP as a subject in class 11th and 12th. तो in this way तो आप इस तरीके से कि भाई the whole information is divided into two part. तो कैसे डिवाइड करेंगे तो on the basis of the boolean indexing you can do this. तो move on that कि how we will do this. अब हमें ये जानना है कि हम boolean indexing करेंगे कैसे. तो look at the one example I am having. अब इस एग्जांपल को मैं देखता हूं कि यहाँ पे I have a player list. अब हमारे पास एक प्लेयर लिस्ट है जिसमें कुछ प्लेयर के हमने नाम लिख रखे हैं एंड नाउ आई हैव अ डिक्शनरी. हमने एक डिक्शनरी ले लिया, प्लेयर नाम का हमने की दे दिया और इसमें इस प्लेयर को ऐड कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसमें मैंने क्या किया, दिस डिक्शनरी इज पास्ड एज अ आर्गुमेंट. इसको हमने एज अ आर्गुमेंट इस डेटा फ्रेम मेथड को पास कर दिया. साथ ही साथ हमने एक्सप्लिसिटली इंडेक्स एट्रीब्यूट को भी फॉलो किया है, मेंशन किया है यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स. मींस कि for the Amrit this is true, for the Tanmay this is false, for the Suman this is true, for the Rama this is false. तो अब इसका क्या एडवांटेज हो गया कि अब आप देखो जो यहाँ पे इंडेक्स हैं वो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स में है. तो अब आप क्या करोगे, अगर आपने पता किया कि व्हाट इज द विच प्लेयर लाइक टू प्ले क्रिकेट या विच प्लेयर लाइक टू प्ले द पर्टिकुलर गेम, अगर आपको ये पता करना है तो हमने क्या किया यहाँ पे LOC एट्रीब्यूट्स मेथड्स को यूज करते हुए, LOC कंसेप्ट को यूज करते हुए डेटा फ्रेम्स के pdf डॉट लोकेशन ट्रू हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेसिंग मेथड्स को यूज किया और ये ट्रू वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे ट्रू वाला जो भी इंडेक्स है उन प्लेयर्स के नाम आ गए. तो नाउ यू कैन कंक्लूड योर, आप डिसीजन ले सकते हो इस बेसिस पे कि चलो दिस टू प्लेयर्स लाइक टू प्ले द पर्टिकुलर गेम एंड who's don't like to play the game. तो अगेन हमने pdf.loc फॉल्स कर दिया. तो यहाँ पे अब देखो वो प्लेयर का नाम आ गया आपके सामने जिसका कि इंडेक्स वैल्यू क्या है, फॉल्स है. मतलब आप यहां से ये डिसाइड कर सकते हो कि दिस प्लेयर डज नॉट वांट टू प्ले गेम. ओके, तो इस तरीके से आप बुलियन इंडेक्सिंग कर सकते हैं. ये तो मैंने ट्रू एंड फॉल्स पे दिखाया था, बट एट द सेम टाइम इफ आई वांट टू क्रिएट द बुलियन इंडेक्सिंग विद द हेल्प ऑफ 0 and 1, तो हाउ यू विल डू दिस. द एवरीथिंग इज द सेम, नथिंग इज डिफरेंट हियर. You have to write down here player and dictionary, a list is here. Now I am creating a dictionary as the same way I created earlier. ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने again I call the data frame method and the DC is passed as the argument. DC is the dictionary here and now I am mentioning the index explicitly, but this time I am not writing true and false. I am writing 0 1 0 1 0 1.
1. So this is 0, this is 1, this is 1, this is 0. And now look at this, whenever I am going to print this pdf1 and it's showing the output, तो अब देखो अमृत को 0 इंडेक्स मिला है, तन्मय को 1 मिला है, सुमन को 1 मिला है, रामा को 0 मिला है, because I have given in this way the index value, so the same index is assigned to the respective player. नाउ अब यहां पे क्या है कि लॉजिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 0 का मतलब क्या होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब क्या होता है ट्रू. तो सपोज आई वांट टू नो कि भाई 0 एट्रीब्यूट्स वाला 0 इंडेक्स वाले कौन कौन से प्लेयर हैं, तो आई हैव टू यूज द .loc concept .loc and then give the index number. So I am given the index 0 here, so it यहाँ पे इसने क्या किया कि 0 इंडेक्स वाले सारे प्लेयर की लिस्ट दिखा दी, और फिर इसी तरीके से मैंने यहाँ पे n1 डाल दिया. तो 1 डालने के बाद भी इसने क्या किया कि प्लेयर की लिस्ट आ गया वो प्लेयर जिसकी की इंडेक्स वैल्यू 1 है. तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, देखो डिसीजन तो आपको लेना है कि फॉर व्हाट पर्पस यू आर क्रिएटिंग दिस, कि आपका पर्पस क्या था इसे क्रिएट करने के लिए. सपोज यू आर क्रिएटिंग दिस फॉर द गेम पर्पस, तो आप यहां से डिसीजन ले सकते हो कि दिस प्लेयर विल प्ले द गेम एंड दिस प्लेयर्स विल नॉट प्ले द गेम. ठीक है, तो चलो मैं इसको एक बार आइडली के थ्रू भी आपको दिखाता हूं. चलिए अब मैंने अपना आइडली स्टार्ट कर रखा है, तो आइए इस आइडली पे आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे हम इस काम को करेंगे. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंपोर्ट, तो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट द numpy, and as well as I will import the pandas also because it is required. It's not necessary कि we always import the numpy while we have to doing the practical with the pandas, but you make a habit to do this 2 lines. You always write these 2 lines while you are working with the pandas के साथ काम करते समय numpy को तो import कर ही लिया करें, आपका कुछ जाता नहीं है. but sometime you may be use that in place of getting the error message, कुछ एरर मिले आपको, इससे अच्छा है कि आप उसको इंपोर्ट करके रख लीजिए. तो चलिए मैं एक लिस्ट बनाता हूं. मैंने यहाँ पे pl इक्वल टू एक लिस्ट बना दिया. अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं, सपोज करो then I have created the 4 list here. Now I'm going to create a dictionary, so I'm going to create a dictionary, so I'm creating dictionary, and now I'm giving the name. Just I'm writing the one attribute here, key, this is the name, and providing the second list as a attribute. Okay, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बना सकते हैं, हम एक से अधिक भी बना सकते हैं. सपोज प्लेयर के साथ साथ मैंने एक और बना देता हूं. चलो यहाँ पे मैं गेम लिख देता हूं कि विच गेम दे लाइक टू प्ले. सपोज दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, या चलो गेम के जगह पे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं, सब्जेक्ट लाइक, अब सपोज करो मैथ्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइंस. ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर. ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री. ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट का मैंने लिस्ट भी बना दिया. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम. फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द डिक्शनरी, सो आई एम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी. डिक्शनरी के अंदर मैं 2 की बना देता हूँ, एक तो नेम का, नेम की को pl पास कर देता हूँ, और सेकंड मैं डिक्शनरी बना देता हूँ सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट ही एज अ पास कर देता हूँ. तो माय डिक्शनरी इज क्रिएटेड हियर. नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, so I am creating data frame. df is equal to, and now I will write here pd dot data frame, and data frame को मैं क्या करता हूँ dictionary as argument पास कर देता हूँ. and because I want to provide the index also, so index this time I am giving the index true, true, false, okay, and false. ठीक है, तो I have given this index here. I'm given this index here, so this is the index. Now I'm pressing enter key, and I'm going to show you कि what is the data stored in an index in a data frame. तो देखो ये data frame में data store हो चुका है. and now अब मैं इसको 2 ग्रुप में कैसे दिख रहा है मुझे, तो सपोज करो मैंने loc और यहाँ पे मैंने true लिख दिया, तो देखो true वाले डेटा आ गए हमारे पास, and loc और यहाँ पे मैंने false लिख दिया, तो ये देखो मुझे false वाले डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं. तो दिस वे आई एम गेटिंग द डेटा. ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी जगह पे मैं इसको दोबारा बनाना चाहता हूं, एंड दिस टाइम आई एम गिविंग, सपोज आई एम गिविंग हियर 0101, सपोज आई एम गिविंग हियर 0101. ठीक है, तो मैंने इस बार ये दे दिया, तो ठीक है, हो गया हमारा. अब df को अगर मैं चेक करता हूं, तो देखो हमारे पास ये डेटा इंडेक्स वैल्यू क्या मिला हमें, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 0101
दिख रहा है आपको। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 0 करके भी एक्सेस कर सकता हूं। 0 एक्सेस करने के बाद क्या हो गया, जो कंप्लीट सेट है वो 2 पार्ट में बच गया। अच्छा, यहाँ पे मैं 1 करके लिख सकता हूँ। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, बुलियन इंडेक्सिंग का पर्पस जो है वो कंसेप्ट डेटा फ्रेम के डेटा सेट्स को 2 भाग में डिवाइड करता है। तो क्या हम 0 1 ट्रू फॉल्स के अलावा भी कुछ दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एब्सेंट अटेंडेंस लगाना चाहता हूं। मैं अटेंडेंस लगाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू जैसे एब्सेंट है ना, प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट मान लो मैंने लिख दिया और यहाँ भी मैंने प्रेजेंट लिख दिया। तो आई कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। सो लुक एट दिस। अब देखो हमारे पास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट आ गया, एब्सेंट प्रेजेंट हो गया, mdf obj.loc और मैं यहाँ पे pr लिख देता हूँ। तो हमें वो लिस्ट सारे मिल जाएंगे जिसका जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं एब्सेंट पता करना चाहता हूँ कि हु इज एब्सेंट इन द क्लास टुडे, तो मैं इस तरीके से एब्सेंट का भी पता कर सकता हूँ। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूजिंग द सिमिलर टाइप्स वैल्यू और 2 सेट्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो और इसी कंसेप्ट को आप बुलियन इंडेक्सिंग के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज द इटरेशन। कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इटरेशन। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि डेटा फ्रेम के मतलब क्या होता है, डेटा फ्रेम हमारा कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होते हैं। अब इस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को आप एक्सेस करना चाहते हो, आप प्रोसेस करना चाहते हो। अभी तक क्या हो रहा था कि वी आर यूजिंग द मेथड्स, हमने हेड मेथड को यूज किया, हमने टेल मेथड को यूज किया और हमने उसके टॉप 5 रोज को, टॉप बॉटम रोज को हमने देखा, है ना, बॉटम 5 रोज एंड टॉप 5 रोज को हमने देखा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आई वांट टू डू सम प्रोसेस ऑन द रोज, हमें रोज बाय कुछ प्रोसेस करना है, रोज पे कुछ इंफॉर्मेशन को चेक करना है, देन हाउ वी विल डू दिस। तो यहां पे कंसेप्ट आता है इटरेशन का कि व्हाट इज द इटरेशन। इटरेशन मीन रिपीटेशन। इटरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन होता है। मतलब कि आप उसको रिपीट कर सकते हो। सिमिलर स्टेटमेंट्स यू विल एक्जीक्यूट मोर देन वन टाइम और टिल योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इट इज हेल्पफुल इन एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। हर एक एलिमेंट्स को आप डेटा फ्रेम से एक्सेस कर सकते हो एंड इंडिविजुअली बिकम्स, नाउ accessing elements individually becomes cumbersome and this can be solved with the help of the iteration method। कैसे देख सकते हैं, जैसे देखो we have a 2 methods here। एक तो horizontal subsets का होता है, एक vertical subsets का होता है। एक होता है इटर रोज और एक होता है इटर आइटम्स। मतलब आप आइटम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी इस काम को कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इटर रोज एंड इटर आइटम्स का मतलब क्या होता है। द मेथड इटर रोज यूज द डेटा फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ द horizontal subset, that is the row wise। यहां पे क्या होता है कि इटररोज मेथड्स प्रोवाइड टू यू कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। यह मींस आप हॉरिजॉन्टल सबसेट निकाल सकते हो लेकिन वो रो वाइज होगा। अब इस रो वाइज का मतलब क्या है कि it iterates over data frame row wise where each horizontal subset in the form of the row index and series। अब पहले इस row wise को हम समझते हैं। This is called row wise कि देखो पहले हमने row 1 को एक्सेस किया, then I am accessing row 2, then I am accessing row 3 and then I am accessing row 4। तो ये जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से इटरेट किया जा रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरीके से, ठीक है। यहां से चला, फिर यहां आया, यहां चला, यहां से। तो दिस इज अच्छा, यहां पे जब आप इसको रो वाइज सबसेट्स निकालोगे तो यहां पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। कहता है कि हर एक रो के अंदर में each horizontal subset, this is called one horizontal subset, this is another horizontal subset, this is another and this is another। तो कहता है इस अंदर में you will get the 2 information। एक तो आपको रो इंडेक्स मिल जाएगा। सपोज अगर इस डेटा फ्रेम को आप ध्यान से देखें तो ये सारे हमारे रो इंडेक्स हैं, जो नाम लिखा हुआ है दैट इज द रो इंडेक्स। तो रो इंडेक्स मिल जाएगा एंड थर्ड क्या होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट मिल जाएगा वेयर सीरीज कंटेन्स ऑल कॉलम वैल्यूज फॉर दैट रो इंडेक्स। तो एक सीरीज ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर ये सारा वैल्यू आपको एक साथ मिल जाएगा। तो 2 भाग में डिवाइड हो गया, रो इंडेक्स अलग हो जाएगा एंड दिस वैल्यूज आर डिवाइडेड इन अ सीरीज फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे, हाउ यू विल यूज दिस। तो यू विल यूज दिस इन दिस वे फॉर रो कॉमा रो सीरीज। देखो फॉर रो, क्योंकि दिस फंक्शन विल गिव द आउटपुट इन 2 वे। ये 2 वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, एक रो इंडेक्स होगा, एक सीरीज होगा। तो इसलिए यहां पे हमने 2 वेरिएबल लिखा है, रो कॉमा रो सीरीज। In DFR is the name of the data frame and then I am calling the dot iter rows। I am calling the iter rows method here। अब iter rows method क्या करेगा कि जो रो की वैल्यू है, रो इंडेक्स वाली वैल्यू तो इस रो को चली जाएगी और ये सीरीज वाली वैल्यू रो सीरीज को मिल जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंडिविजुअली प्रिंट करके दिखा रहा हूँ कि यहां से मैंने रो को प्रिंट कर दिया और यहां से रो के अंदर में क्या वैल्यू रखा हुआ है उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो जैसे मान लो अमृत, इस रो के आगे तो अमृत लिखा हुआ आ जाएगा और कंटेंट्स के आगे क्या आ जाएगा, ये 78, 89, 167, तो ये वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा ये। चलिए इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कि कैसे ये एग्जांपल वर्क करेगा, हाउ यू विल गेट द आउटपुट। अगर हमारे पास ये डेटा फ्रेम है और ये डेटा इसके अंदर में स्टोर्ड है, अमृत, तन्मय, अलका, सुमन, और यहाँ पे मैथ, साइंस, टोटल, एवरेज, ये वैल्यू स्टोर्ड है। जैसा कि हमने पीछे भी किया था काम हमारा सिंपल, हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है इसके ऊपर, ठीक है। आपने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा होगा इसी डेटा फ्रेम को। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शंस को कॉल किया, रो कॉमा रो सीरीज इन डीएफआर इटर रोज, और यहाँ पे डीएफआर इटर रोज के अंदर मैंने रो को प्रिंट किया और कंटेंट्स यहाँ पे रो सीरीज को प्रिंट किया। सेम स्टेटमेंट्स हैं। अब जरा इसके आउटपुट को बारीकी से देखिएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसने रो अमृत को प्रिंट किया, जस्ट इट हैज टेकन दिस अमृत एज अ रो इंडेक्स, तो इस रो से यहाँ पे इसने अमृत इसको मिल गया। देन कंटेंट्स यानी कि ये वाला है यहाँ पे आ रहा है। फिर नीचे देखो रो सीरीज। अब जो ये सीरीज है, ये देखो इसको इसने क्या किया, सीरीज के फॉर्म में प्रिंट कर दिया। जो कॉलम हेडिंग थी डेटा फ्रेम का, वो सीरीज का इंडेक्स वैल्यू बन गया और जो वैल्यू था वो उसके लिए डेटा बन गया, ठीक है। और यहां पे देखिए इसने बता दिया कि नेम अमृत और उसके डेटा टाइप फ्लोट, मतलब ये डेटा टाइप फ्लोट कर दे दिया। इसके बाद इसने क्या किया, सेकंड रो को एक्सेस किया। दिस इज द सेकंड रो एंड सेकंड रो का नाम क्या है, तन्मय, एंड नाउ इट्स कंटेन द सीरीज ऑब्जेक्ट। अगेन यू कैन सी दैट कि ये जो कॉलम नेम थे दैट बिकम द इंडेक्स ऑफ द सीरीज एंड द होल डेटा इज बिकम द डेटा ऑफ द सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट इन द सेम वे इसने अलका को एक्सेस किया और अलका ये रो नाम हो, और इस रो की वैल्यूज क्या है, अदर कॉलम्स की वैल्यूज क्या है, इस रो में मैथ्स की वैल्यू क्या है, साइंस की वैल्यू क्या है, टोटल क्या है, एवरेज क्या है, तो एवरीथिंग इज प्रिंटेड हियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, तो सुमन एक्सेस किया, सुमन के साथ इसने इसको प्रिंट करके दिखा दिया इस तरीके से। तो दिस वे यू कैन यूज द इटर रोज मेथड, ठीक है। तो इटर रोज मेथड को आप कैसे यूज कर सकते हो ये मैंने आपको भी दिखाया है। चलिए मैं इसको एक बार एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको दिखा देता हूं। तो मूव ऑन द एग्जांपल, मैं आइडल पे आता हूं और वहां पे चल के आपको दिखाता हूं कि कैसे इस काम को करते हैं। तो मैं अपने आइडल पे आ चुका हूं और यहां पे मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूं। मैंने एक सीरीज फाइल बना रखा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये सीरीज फाइल है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सीरीज फाइल को मैं यहाँ पे इसको कमेंट बना देता हूं इन सभी को, और मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं इसी को चेंज कर दूंगा, दिस एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड फॉर यू ओनली, ओके। तो नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, मैंने इसको पेस्ट किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज, मैं यहाँ पे कॉलम की जगह पे रो लिख देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रो और यहाँ पे रो सीरीज कर देता हूँ, ROW रो सीरीज, और इटर आइटम्स की जगह पे मुझे इटर रोज मेथड को कॉल करना होगा। तो आई हैव टू कॉल द रोज मेथड, इटर रोज मेथड, और यहाँ पे मैं रो लिख के, ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे रो इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। कॉलम इंडेक्स की जगह पे रो इंडेक्स या रो कह सकते हैं सीधा, मतलब अगर हम इंडेक्स बोलते हैं या रो बोलते हैं उसे, ठीक है ना। तो रो इंडेक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, आपके लिए आप आइडेंटिफाई करो, अदरवाइज ये दोनों सेम नाम ही होता है। Now I'm going to save this। एक बार मैं सीरीज आपको दिखा देता हूं कि मैंने बनाया क्या था। मैंने नेम एक लिस्ट बना रखा है, इसके अंदर मैंने एक सीरीज क्रिएट किया था, इंडेक्स नेम दिया था, पीडी सीरीज किया था, डेटा फ्रेम आ गया, और यहां से फिर मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, यहां से मैंने स्केलर कैलकुलेशन कर दिया, मैथ प्लस साइंस, और इसका एवरेज भी निकाल लिया। और ये आपने ऑलरेडी देख रखा है, देखो इस तरह से, ये मेरे पिछले एग्जांपल्स में भी मैंने यही चीज यूज कर रखा है। यहां से मैंने डिक्शनरी रिजल्ट बना दिया, डेटा फ्रेम को प्रिंट कर दिया, मतलब डेटा फ्रेम क्रिएट किया और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू द इटर रोज मेथड। मैं इसको सेव करके एक बार रन कराता हूँ एंड नाउ लुक एट द आउटपुट माइन्यूटली। तो इसके आउटपुट को देखते हैं, आउटपुट इसका आ चुका है। तो सबसे पहले देखिए, दिस इज योर डेटा फ्रेम, दिस इज योर डेटा फ्रेम, ये आपका डेटा फ्रेम था। अब जो पहला रो इंडेक्स है वो क्या है, अमृत, और अमृत के अंदर वैल्यू क्या रखा हुआ है, 78, 89, 167, 83.5। तो देखिए दिस वैल्यूज आर प्रिंटेड हियर, तो ये तो डेटा हो गया। अब ये 78 क्या है, तो 78 इज द स्कोर ऑफ मैथ्स,
89 is what? This is the score of science. 167.0 is what? This is the total. And 83.5 is what? This is the average. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं नेम, अमृत, डेटा टाइप फ्लोट, और ये डेटा आपके सामने अवेलेबल हो गया. द नेक्स्ट रो इंडेक्स इज द तन्मय. तो तन्मय की वैल्यू को आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसने यहाँ पे प्रिंट किया है. एंड अगेन इट्स यूजिंग द कॉलम नेम एज अ इंडेक्स फॉर द सीरीज ऑफ जेड. तो सीरीज ऑफ जेड के लिए इसने इसको इंडेक्स बना दिया. किसको? मैथ साइंस टोटल एवरेज को. एंड नाउ इट्स शोइंग द वैल्यू, डेटा वैल्यू. तो इस तरह से नाउ इट्स शोइंग द अलका के बाद आप देख सकते हो. एंड फर्दर एट लास्ट इज शोइंग द सुमन. So in this way you will get the output and you will use the iter rows method. Okay, so move on the next, and that is the iter items. Okay, how we will use the iter items? This is the items method which we will use to find the vertical subset from a data frame. मतलब डेटा फ्रेम से वर्टिकल सबसेट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इटर आइटम्स. और ये कॉलम वाइज प्रिंटिंग होती है. किस वाइज प्रिंटिंग होती है? कॉलम वाइज. तो इटर आइटम मेथड जैसे कि रो आपने इटर रोज देखा था, कुछ इसी तरीके से आप इसको भी समझो. सपोज दिस इज द माय डेटा फ्रेम. अब इस डेटा फ्रेम के अंदर अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए दिस इज द फर्स्ट कॉलम, देन इट विल गिव द सेकंड कॉलम, देन इट विल गिव द थर्ड कॉलम, देन इट विल गिव द फोर्थ कॉलम. तो दिस वे इट्स शोइंग द आउटपुट टू यू. तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस करता है. ये कॉलम वाइज चलता है और इटर रोज रो वाइज चलता है. तो इटर आइटम्स को ध्यान रखना है. अब इटर रोज तो यू कैन रिमेंबर इजिली क्योंकि वहां पे रोज लगा हुआ है, तो आप आसानी से याद रख लोगे कि भाई इटरेशन फॉर द रोज हो जाएगा, रो वाइज इटरेशन होगा. बट इटर आइटम्स में थोड़ा सा माइट बी कंफ्यूजन, बट डोंट बी कंफ्यूज. कॉलम्स को ही आइटम्स कहते हैं. तो कॉलम्स इज ऑल्सो नोन एज द आइटम. तो इसलिए इटर आइटम से ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉलम वाइज. अब जब आप इटर आइटम्स मेथड्स को यूज करेंगे डेटा फ्रेम के ऊपर तो इट विल गिव द वर्टिकल सबसेट्स. एंड जो वर्टिकल सबसेट्स होंगे वो दो डेटा होंगे उसके अंदर में. फर्स्ट इज द कॉलम इंडेक्स एंड सेकंड इज द सीरीज, वेयर सीरीज कंटेन्स ऑल रोज वैल्यू. मतलब ये सारी वैल्यू उसके अंदर मिलेगा फॉर दैट कॉलम इंडेक्स. ठीक है, तो चलिए जरा सा इसको मैं दिखा दूं कि कैसे हाउ यू विल यूज दिस. द वेरी सिंपल वे, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ कॉल आ जाएगा. ये आपकी सुविधा के लिए है, आप कोई भी नाम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता पांडाज को, है ना. बट ये ध्यान रखना है कि द फर्स्ट वैल्यू इज द कॉलम इंडेक्स एंड द सेकंड वैल्यू इज द वर्टिकल वैल्यूज. ठीक है, सीरीज ये वर्टिकल वैल्यूज रखेगा और फर्स्ट कॉलम इंडेक्स रखेगा. तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स को प्रिंट कर दिया गया और इसके अंदर कॉलम सीरीज को प्रिंट कर दिया गया. आइए मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं कि हाउ यू विल यूज दिस. अब सपोज कीजिए ये मैंने मेथड्स लिख दिया, ये बिल्कुल सेम कॉल कॉमा कॉलम सीरीज इन डेटा फ्रेम इटर आइटम्स. ध्यान रखिएगा इटर आइटम्स को मैंने कॉल किया यहाँ पे. एंड नाउ आई एम शोइंग द कॉलम इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ कॉल एंड नाउ आई एम शोइंग द कॉलम सीरीज विद द हेल्प ऑफ कॉल सीरीज. डेटा वही है हमारे पास. तो देखिए आउटपुट कैसे आ रहा है. अब इसने कॉलम इंडेक्स क्या लिया? मैथ. पहले डेटा को देखते हैं. कॉलम इंडेक्स क्या लिया? मैथ. दिस इज द कॉलम इंडेक्स. एंड नाउ व्हाट वैल्यू इट्स कंटेन. तो मैथ्स के अंदर में 78 98 25 78 है. तो 78 98 25 88 है. बट अब ये 88 यहाँ पे ये मिसिंग है थोड़ी सी. ठीक है, अब ये जो 88 वैल्यू है, सॉरी यहीं पे मिसिंग है, ये 78 आएगी. तो ये जो 78 की वैल्यू है, ये वैल्यू आखिर कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगी. तो कहीं आखिर ये वैल्यू कहां से आई? तो ये वैल्यू क्या है? तो 78 इज द स्कोर ऑफ अमृत, 98 इज द स्कोर ऑफ तन्मय, 25 इज द स्कोर ऑफ अलका, 88 इज द स्कोर ऑफ सुमन. तो इस तरीके से ये डेटा. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉलम इंडेक्स क्या लिया इसने? साइंस को लिया. अब साइंस की ये सारे वैल्यू आप देखो यहाँ पे दिख सकता है, आप सारी वैल्यू दिख रहा है. बट दिस बिलोंग्स टू अमृत, दिस बिलोंग्स टू तन्मय, दिस बिलोंग्स टू अलका एंड दिस बिलोंग्स टू Suman. Like that. Next is the total, then their values is showing here. Next is the average and their value is showing here. So in this way it's process the data. So move on the example. मैं आपको आइडली पे एक बार एग्जांपल्स के साथ दिखा देता हूं और वहां पे एक्चुअल डेटा भी दिख जाएगा. ठीक है, तो चलते हैं अपने आइडली पे. तो ये मैं अपने आइडली पे आ चुका हूं और यहां से मैं खोल लेता हूं प्रोग्राम. और अभी मैंने उस प्रोग्राम को अभी कमेंट बनाया था, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं. मैं पूरे लाइन को एक साथ अगर कमेंट बनाना हो तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट में एक ऑप्शंस होते हैं जिसको कहते हैं कमेंट आउट रीजन. तो ये पूरे रीजंस को क्या करेगा? कमेंट बना देगा. और इसका फायदा ये होता है कि नो नीड टू टाइप, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट एंड यू कैन जस्ट पुट द कमेंट. और आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, अनकमेंट भी कर सकते हो. फॉर्मेट में जाओ और अनकमेंट रीजन कर दो. तो देखो अनकमेंट हो गया. फॉर्मेट में जाओ और इसको कमेंट आउट रीजन कर दो. Alt+3 शॉर्टकट है इसका. अब देखो ये डेटा फ्रेम्स हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे मैं डेटा एक बार चेक कर लूं तो 88 ही है मैथ्स की वैल्यू.
तो यहाँ मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं। नाउ इट्स गोइंग टू रन दिस, आई एम गोइंग टू सेव के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ और देखो मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया एंड नाउ आई एम गेटिंग द आउटपुट। तो लुक एट दिस, फर्स्ट आई एम शोइंग यू अ डेटा फ्रेम। तो ये तो आपका डेटा फ्रेम था, जिस डेटा फ्रेम को इसने प्रिंट किया। अब मैथ्स की बात कर लें तो कॉलम इंडेक्स क्या है, मैथ्स। अब ये मैथ्स कॉलम इंडेक्स के अंदर में किस किस के वैल्यू है, अमृत की वैल्यू है, तन्मय की है, अलका के, सुमन के। तो देखो अमृत 78, तन्मय 98, अलका 25, सुमन 88। नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट, साइंस। अच्छा डेटा क्या है, इंटीजर 64 है, ये कॉलम वाइज डेटा दिखा रहा है। वहां पे क्या था, रो वाइज दिखाया था, इसलिए उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था, बिकॉज आई हैव वन डेटा इन अ फ्लोट। तो वो क्या करेगा, जनरल वेज में डाटा को कन्वर्ट करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि ये इस कॉलम की सारी वैल्यू इंटीजर है, इस कॉलम की सारी वैल्यू इंटीजर है, इस कॉलम की सारी वैल्यू इंटीजर है, दिस वन इज ओनली फ्लोट हियर। लेकिन पीछे क्या हो रहा था कि आप रो वाइज काम कर रहे थे, तो इस पूरे रो को जब देखो तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, बाकी इंटीजर है, तो वो क्या करेगा, सबको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट 64 दिखा रहा था, ठीक है। बट इन दिस केस देखो यहाँ पे डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, इंटीजर 64, ठीक है। तो मैथ्स को देख लिया, लाइक द सेम वे ये साइंस की वैल्यू दिखाएगा, ये साइंस की वैल्यू आ गई। इन द सेम वे आप टोटल की वैल्यू भी आप देख लो, यहाँ भी इंटीजर है, लेकिन जब आप एवरेज पे जाओगे तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे देखो फ्लोट हो जाएगा, बिकॉज ऑल एवरेज आर गिवन इन अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इटर रोज और इटर आइटम्स मेथड को यूज करके आप डेटा फ्रेम के ऊपर इटरेशंस भी कर सकते हैं। एंड फर्दर अगर प्रोसेसिंग करना हो तो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट यूज करो, सीरीज को भी प्रोसेस करो, सीरीज के डेटा को प्रोसेस करो और उस डेटा को आप चेक करके कोई वैलिडिटी लगा सकते हो, कोई कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग इंडिविजुअल कॉलम्स फ्रॉम ए रो। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि हाउ यू विल यूज इटर आइटम्स एंड इटर रोज। अब आते हैं कि अगर प्रिंटिंग इंडिविजुअल कॉलम्स फ्रॉम ए रो, किसी कॉलम को, एक इंडिविजुअल कॉलम को प्रिंट करना हो एक रो से, तो हम कैसे करेंगे। विथ इटर रोज वी कैन प्रिंट इंडिविजुअल कॉलम वैल्यू फ्रॉम दैट रो बाय यूजिंग रो सीरीज कॉलम नेम, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि रो सीरीज इज द सीरीज ऑब्जेक्ट, और सीरीज ऑब्जेक्ट में अगर हम किसी कॉलम इंडेक्स का, मतलब उसके इंडेक्स का नाम अगर आप बता दोगे तो आपको वो डेटा एक्सेस हो जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस हियर। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस तो नहीं हो रहा है। दिस कंसेप्ट यू हैव ऑलरेडी लर्न कि भाई कि जब अगर कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज हमारे पास कोई सीरीज ऑब्जेक्ट है और उस सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ हम अगर उसके इंडेक्स नंबर को मेंशन कर देंगे तो हम उसके डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो दैट कंसेप्ट इज हियर। तो मैं भी यही तो बता रहा था कि आप इस कंसेप्ट को यूज करके इंडिविजुअल डेटा को भी प्रोसेस कर सकते हो और जो भी कंडीशन अप्लाई करना है वो कंडीशन आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूं। तो मैं आपको एक बार आइडली पे लेके चलता हूं, तो अपने आइडली पे चलते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने आइडली पे और यहाँ पे मैं पहले उस कोड को एक बार फिर से रन कराता हूँ। किस कोड को, इस कोड को। इन सबको मैं बना देता हूँ कमेंट और यहां से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो तो इन सबको मैं बना देता हूँ कमेंट, और इसको कमेंट बनाने के बाद पहले तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इनको कर देता हूँ अनकमेंट, इनको कर देता हूं अनकमेंट, ठीक है। ये कॉल सीरीज पे भी अप्लाई हो जाएगा और यहां भी अप्लाई हो जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमने इटरेट करके डेटा स्टोर कर लिया। अब डेटा स्टोर करने के बाद मुझे इस काम को नहीं करना है, तो मैं इसको कमेंट बना देता हूं। मुझे ये कंटेंट से भी कोई मतलब नहीं है। तो मान लीजिए इस सीरीज में मैं सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं मैथ्स का, मैं सिर्फ वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं मैथ्स का, हर एक के मैथ्स की वैल्यू ही सिर्फ प्रिंट होनी चाहिए। तो मैंने इसको सेव किया, सॉरी ये कंट्रोल ए दब गया, सेव किया। सेव करने के बाद मैं इसको रन करा देता हूं। तो रन कराने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, तो ओनली यू आर गेटिंग द स्कोर ऑफ मैथ्स। देखो ना, सिर्फ मैथ्स का ही तो स्कोर आया है। ये देखो ये 78, 98, 25, 88, तो क्या मिला, मैथ्स का ये स्कोर मिला, है ना। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप कॉलम वाइज ही कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि ये भी अपने आप हो जाए, है ना, तो यहां भी एक कंडीशन हमारे पास और भी हो सकता है कि अगर मान लो मैं यहां पे लिख दूं फॉर के इन रो सीरीज, देखते हैं जरा सा ये करके कि इज इट पॉसिबल फॉर अस और नॉट।
तो रो सीरीज में से मैंने के को एक्सेस किया और यहाँ पे अब मैं के को दे देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ? के लिख देता हूँ। देखता हूँ कुछ काम होता है या नहीं होता है। एंड आई विल प्रिंट द के ऑल्सो हेयर, के कॉलन, ठीक है। और ये इस तरीके से मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो रन करते हैं, एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आएगा, व्हाट वी आर गेटिंग। मे बी वी आर गेटिंग एरर और समथिंग। इंडेक्स विद दिस इंडेक्स इज 70 आउट ऑफ क्लास 4। अच्छा, इट्स गिविंग द डेटा, इट्स मींस इट्स गिविंग द डेटा, और हमें क्या चाहिए था? उसका इंडेक्स चाहिए था। So that is creating the problem, but it's not the very big issue. In the next video definitely I will tell you कि how you will access the elements through the index k in row series and it's a printing value of k. तो चलो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ and then I'll show you कि what you are getting as a output. तो you are getting the all values, ठीक है। तो मुझे इंडेक्स नहीं मिल रहा है वहां से, इंडेक्स इंटरनली स्टोर हो रहा है, जो इंडेक्स मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगर मैं देखूं तो हमने, हमारे पास क्या है? रो सीरीज है। तो जरा सा मैं एक बार रो सीरीज को प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो रो सीरीज के अंदर में ये डेटा स्टोर, एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, मैंने रो सीरीज लिखा था और एंटर दबाया, ठीक है। तो दिस डेटा इज स्टोर्ड देयर। और अगर मैं रो सीरीज में अगर मैं क्या लगा दूं? इंडेक्स, तो क्या मिलेगा मुझे? इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। और रो सीरीज में अगर मैं वैल्यूज लगा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? वैल्यूज मिल जाएगा। तो चलो आपके प्रोग्राम पे चलते हैं और आपके प्रोग्राम का सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे रो सीरीज डॉट इंडेक्स कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे के कॉलन और यहाँ पे रो सीरीज और अब मैं यहाँ पे के लिखूंगा, ठीक है। और अब देखो रन करा के आपको अभी दिखा देता हूँ। तो अब एरर नहीं आया, डेटा प्रोसेस हो गया। देखो मैथ साइंस टोटल एवरेज, मैथ साइंस टोटल एवरेज, गॉट इट माय पॉइंट। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल डेटा प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार इंडिविजुअल डेटा एक्सेस कर लिया तो नाउ यू आर कैपेबल टू डू द एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, खुद से टोटल निकाल सकते थे, खुद से एवरेज निकाल सकते थे। तो दिस इज द वे टू एक्सेस द इंडिविजुअल डेटा एंड दिस इज द वे टू यूज द इटरेशन इन योर डेटा फ्रेम। तो फॉर टुडे दिस मच इनफ। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।